हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज आज हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी टेट के लिए बाल विकास का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होती है, उस सब्जेक्ट के लिए हम आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हम आपको डेली यहाँ पर पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यहाँ पर डेली डिस्कस किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या के साथ प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत किस श्रेणी का है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक, बी संज्ञानात्मक, सी मनोविश्लेषणात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने जो वो अधिगम का सिद्धांत दिया था, वो आपका व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। ये आपका व्यवहार के अंतर्गत आता है कि भाई आप व्यवहार का अध्ययन करके जो अधिगम का सिद्धांत दिया था, ये व्यवहारात्मक सिद्धांत में आएगा। और थॉर्नडाइक ने सिद्धांत कौन सा दिया था? ट्रायल एंड एरर का, प्रयास एवं त्रुटि का, है ना, और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को बोला जाता है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? देखिए, मुख्य नियम 3 हैं। 3 मुख्य नियम दिए हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। 3 मुख्य नियम है और 5 आपके गौण नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं, 5 गौण नियम दिए हैं सीखने के। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका सिद्धांत था वो व्यवहारात्मक सिद्धांत पर आधारित था, व्यवहारात्मक श्रेणी में आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जो सीखने के वक्र होते हैं वो किसके सूचक होते हैं? क्या क्या, क्या बताते हैं वो आपको? ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के, बी सीखने की मौलिकता के, सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के या डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो देखिए, सीखने के जो वक्र होते हैं वो आपके सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं कि भाई आपकी सीखने की प्रगति कैसी हो रही है, आप किस तरह से सीख रहे हैं, आपकी जो प्रोग्रेस है वो कैसे हो रही है, वो आपके सूचक हैं। उसकी आपको ये जानकारी देते हैं सीखने के वक्र। सीखने के वक्र एक तो आपका उन्नतोदर होता है, एक आपका नतोदर होता है और एक आपका मिश्रित होता है। ये ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। और देखिए, कभी कभी जब आपका वक्र ऐसे जा रहा है ऊपर, कभी ऐसे लाइन सीधी आ जाती है, तो वो होता है अधिगम का पठार, कि आप थकान के कारण कभी आप जो सीखने की प्रगति नहीं कर पाते, ना तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो एक जगह थमा रहता है, तो वो आपका पठार बन जाता है वहाँ सीखने का। ठीक है फ्रेंड्स। और एक आपका होता है लंबवत, जो वक्र होता है एक लंबवत होता है, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आप हमेशा एक ही तरह, एक ही दिशा में, एक ही क्षमता से नहीं सीख सकते। कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है ग्राफ। तो ये जो लंबवत है ये आदर्श ग्राफ तो है, लेकिन ये संभव नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही होगा। ये आपकी प्रगति के सूचक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 150, ये दिनों की बात हो रही है, कितने दिनों का समय लगता है? 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन या डी 640 दिन। तो देखिए, गर्भ में जो बच्चा विकसित होता है उसको विकसित होने में आपका 280 जो दिन होते हैं, इतने दिनों का समय लगता है, लगभग 280 दिनों का। ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा। 280 दिनों में गर्भ में बच्चा विकसित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लज्जा व गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? जो लज्जा और गर्व का भाव जो होता है वो कौन सी दशा में होता है, कौन सी अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी यौवनावस्था। तो साथियों, वो होता है आपका बाल्यावस्था में। जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था चलती है बच्चे की, तो उस अवस्था में बच्चा लज्जा यानी शर्म और गर्व, आप अपने पर गर्व की भावना जो है उसमें विकसित होने लगती है। वो लज्जा भी करने लगता है, शर्म भी करता है और आपकी गर्व की भावना भी उसमें विकसित होने लगती है। वो गर्व भी महसूस करने लगता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। जो विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय दिया है या विकासात्मक कार्य का सिद्धांत दिया है, ये किसने दिया है? ऑप्शन ए हॉलिंगवर्थ, बी हैविंगहर्स्ट, सी जीन पियाजे या डी हॉल। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हैविंगहर्स्ट। जो आपका विकासात्मक कार्य का सिद्धांत दिया है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय के प्रतिपादक हैं, वो आपके
हेविंगहर्स्ट हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। स्टैनले हॉल, हॉल की बात हो रही है, हॉल ने किशोरावस्था पर अध्ययन किया है, तनाव एवं तूफान की अवस्था बताया किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे मुख्यतः डैश डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भाषा विकास, बी ज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास या डी सामाजिक विकास। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञानात्मक। एक तरह से इसको ज्ञानात्मक भी लिख सकते हैं या संज्ञानात्मक भी लिख सकते हैं। पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उसमें आपके जो सिद्धांत के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? पहली आपकी संवेदी गामक 0 से 2 चलती है, दूसरी आपकी प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 चलती है, तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 चलती है, और चौथी आपकी अमूर्त होती है, वो आपकी 11 प्लस चलती है, 11 से 14 13, ये आपकी 11 से 14 चलती है। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आ गया इसका क्वेश्चन। देखिए भाषा विकास का सिद्धांत दिया है आपके नॉम चॉम्स्की ने। एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का सिद्धांत दिया है कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, ये आपके नॉम चॉम्स्की ने बताया था। ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका? नैतिक विकास का सिद्धांत आपका कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, कोहलबर्ग ने दिया ना, कोहलबर्ग ने दिया है। ऑप्शन बिल्कुल सी आपका नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा हो गया। ऑप्शन डी आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, बेबेडोल पर प्रयोग किया था, है फ्रेंड्स। तो ये आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और एक है आपका सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा सिद्धांत जो दिया है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक के द्वारा, सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चा सीखता है, वो लेव वाइगोत्स्की का कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल बी सही जवाब होगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, बी लचीला समूह गठन, सी गतिशील अध्यापक या डी दंड और पुरस्कार का प्रयोग। तो देखिए आपका जो प्रगतिशील कक्षा होती है, प्रोग्रेसिव जो क्लास होती है, उसकी विशेषता क्या क्या नहीं है, क्या उससे होती है क्या नहीं होती है। ऑप्शन ए देखिए बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता। अब भाई बच्चों की सक्रिय रूप से बिल्कुल एक्टिव हैं बच्चे, सहभागी कर रहे हैं, सहभागिता ले रहे हैं, तो बिल्कुल वो तो प्रगतिशील की विशेषता है। ऑप्शन बी लचीला समूह गठन, बिल्कुल है भाई, आप लचीला समूह गठन रखिए। इस मतलब इस मेथड से बच्चे को नहीं समझ आ रहा, दूसरा मेथड का प्रयोग कीजिए। इस समूह में बच्चा नहीं एडजस्ट कर पा रहा, दूसरे समूह में उसको भेज दीजिए, तो ये लचीला समूह गठन होता है। ऑप्शन सी आपका गतिशील अध्यापक, बिल्कुल है, अध्यापक गतिशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ना कि ऐसे ही इनएक्टिव है, एक्टिव जरूरी है। ऑप्शन डी दंड और पुरस्कार का प्रयोग, यही गलत है आपका, ये विशेषता नहीं होती प्रगतिशील कक्षा की। यहाँ पर दंड और पुरस्कार को नकारता है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं होती है ये। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, मतलब कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, वो बुद्धि क्या होती है? ऑप्शन ए सीखने की क्षमता, बी अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी या तो ए या बी या डी ए और बी दोनों। देखिए बुद्धि क्या होती है? बुद्धि भाई सीखने की क्षमता होती है, तभी तो आप जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी वो उतनी तीव्र गति से सीखेगा। जैसे प्रतिभाशाली बच्चा भाई तीव्र बुद्धि वाला होता है तो तीव्र गति से सीखता है, सीखने की क्षमता होती है बुद्धि। ऑप्शन बी अमूर्त चिंतन की योग्यता, बिल्कुल सही है। आप अमूर्त चिंतन की योग्यता तभी कर पाओगे आप जब बुद्धि ज्यादा होगी, या बुद्धि के द्वारा ही अमूर्त चिंतन कर पाओगे, तो ये भी होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए सी में या तो ए या बी, यानी इसमें से ये है कि ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन हमारे दोनों हैं यहाँ पर, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ए और बी दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए 125, बी 80, सी 120 या डी 100। अब देखिए यहाँ पर ये मानसिक आयु जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सब क्वेश्चन आ गया है। अब बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? आई क्यू बराबर क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100, यही होता है ना। MA मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये होता है। अब देखिए इसमें रखिए आपकी मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 5 वर्ष, तो ऊपर हम 5 रखेंगे, बटे क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक आयु बोल देते हैं ऑप्शन। तो वहां पर क्या दिया आपकी? 4 वर्ष दिया है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और गुणा 100 करेंगे।
ये आपका फॉर्मूला है। तो आप देखिए काटा पीटी कीजिए, 4 से 100 कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा भाई, 25 चौका 100। अब 25 इंटू 5 कितना होगा, 125 भाई, 25 पंजा 125। तो हमारा जो IQ आया निकल करके वो आया 125। तो 125 कौन से ऑप्शन में है, देखिए ए ऑप्शन में हमारा, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। IQ बराबर MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये होता है आपका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए हिप्पोक्रेट्स, बी क्रैस्मर, सी सेल्डन या डी स्प्रेंजर। तो देखिए बुद्धि का जो समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया है वो दिया है आपका स्प्रेंजर महोदय ने दिया है। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट था ये किसके मापन के लिए होता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी अभिक्षमता या डी अभिरुचि। तो देखिए साथियों ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व। ये आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है ये आपके व्यक्तित्व के लिए मापन के लिए होता है, आपकी पर्सनैलिटी के मापन के लिए होता है ना, पर्सनैलिटी के मापन के लिए होता है। अब आप देखिए पर्सनैलिटी शब्द जो होता है ये पर्सोना, जो लैटिन भाषा का शब्द पर्सोना से मिलकर बना होता है, निकला हुआ होता है। और पर्सोना का शब्द क्या होता है, मुखौटा, उसका शब्द होता है मुखौटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है मुखौटा कि पर्सोना का जो लैटिन भाषा शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। व्यक्तित्व का परीक्षण है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकूल चिंतन, बी स्मृति आधारित चिंतन, सी अपसारी चिंतन या डी अभिसारी चिंतन। तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स एक तरह से सोचिए जैसे कोई बॉक्स है भाई, इसके अंदर ना सोच करके उसके बाहर भी सोचना। आउट ऑफ द बॉक्स यही तो है ना भाई, बॉक्स के बाहर भी सोचना। किसी भी समस्या को, किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको एक ही तरीके से ना करके विभिन्न तरीकों से करने की क्षमता रखना, यही तो आप आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन हुआ भाई। एक ही तरह से ना सोच करके अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीकों से सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये ऐसा आपका कहाँ होता है, वो आपका होता है अपसारी चिंतन में। जो अपसारी चिंतन होता है आपका वो भी तो यही होता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम दी है आपको, कोई भी समस्या है, उसको एक ही तरीके से ना करके अलग अलग तरीकों से कर पाने की क्षमता रख पाना, वो आपका अपसारी चिंतन होता है। तो वही आपका आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी वही होता है कि किसी जो बॉक्स है या कोई समस्या है उससे बाहर निकल करके उससे अलग भी आगे सोचना, उसको कई प्रकार से कर पाने की क्षमता रखना, यही आपका अपसारी चिंतन होता है, यही आपका आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होता है। तो ये आपका बिल्कुल सी सही होगा यहाँ पर, अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है, यानी पढ़ने में अक्षमता है, पढ़ने में वो विफल हो जाते हैं, उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? ऑप्शन ए पढ़ने व लिखने में, बी गतिशीलता में, सी चित्र बनाने में या डी सुनने में। अब देखिए उनको क्या है, पठन वैफल्य है, तो सुनने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी भाई, उसको तो पठन वैफल्य है। चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गतिशीलता में, मूवमेंट में, उसे मूवमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो पढ़ने और लिखने है, जब पठन वैफल्य है, पठन में विफलता हो जाता है, तो वो पढ़ने और लिखने में बिल्कुल दिक्कत आएगी। तो उन्हें पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिभाशाली बालक डैश डैश होते हैं। ऑप्शन ए तीव्र और आसानी से सीखते हैं, बी जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, सी वस्तु चिंतन करते हैं या डी कम समय में ही प्रेरणा का अनुसरण कर लेते हैं। ये क्रय नहीं है, ये कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो आपके तीव्र गति से और आसानी से सीख जाते हैं। भाई कोई प्रतिभाशाली बच्चा कब होता है, 140 प्लस से आपका बुद्धि लब्धि होती है, तीव्र प्रतिभाशाली की श्रेणी में आता है। तो वो बच्चा होता है, उसको कोई चीज़ सिखाएंगे आप, कोई चीज़ पढ़ाएंगे, कोई चीज़ बताएंगे, तो वो तीव्र गति से और आसानी से सीख जाता है। सामान्य बच्चों की तुलना में तीव्र गति से और आसानी से सीख जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, जो बालक का मेंटल वो स्वास्थ्य होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर या डी इनमें से सभी पर। तो देखिए बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो इन सभी के सभी पर निर्भर करता है। कैसे करता है? देखिए विद्यालय पर
बच्चा विद्यालय में जाता है, अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, विद्यालय में बच्चे को डाँटा फटकारा जाता है, तो उसको मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? परिवार पर। अब परिवार में आपके जो लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह कलेश रहते हैं, अच्छे से बा व्यवहार नहीं करते एक-दूसरे से लोग घर के, तो वहाँ पर भी उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, वहाँ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? समुदाय पर। अब समुदाय आपका मतलब बाहर आस-पड़ोस जो भी आपका ये आपसा परिवार, समाज है, वो आपका समुदाय होता है। तो वहाँ पर भी अगर गंदे आचरण हो रहे हैं, गलत तरीके से कुछ काम हो रहे हैं, अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, तो बच्चे पर वहाँ भी मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर भी मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये सभी के सभी पर मानसिक स्वास्थ्य का निर्भर करता है आपका, मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का जो इन सभी पर निर्भर करता है। अगर अच्छा व्यवहार होगा तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा उसका, अनुकूल प्रभाव होगा, अनुकूल प्रभावित होगा, है ना? ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा, इन सभी पर निर्भर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। परामर्श का उद्देश्य है, जो परामर्श होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए बच्चे को समझना, बी बच्चे की कमियों का कारण का पता लगाना, सी बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, या डी उपरोक्त सभी। अब देखिए परामर्श क्या होता है? परामर्श वही होता है, तो पहले कोई भी जैसे एक उस उदाहरण से समझिए, एक डॉक्टर है, एक आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या होता है? परामर्श चिकित्सक लिखा रहता है ना, परामर्श चिकित्सक, वही परामर्श देता है आपको एक तरह से। तो आप डॉक्टर के पास गए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? भई जो डॉक्टर क्या करेगा? पेशेंट को समझेगा, क्या है पेशेंट का मतलब कि उसकी क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या उसको परेशानी है, ये सभी समझेगा। दूसरा क्या ऑप्शन क्या कह रहा है? उसकी कमियों का कारण का पता लगाना, बिल्कुल वो कारण का पता लगाएगा। उसको क्या नाम है, उसको टेस्ट वगैरह करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो उससे पता लगता है भई उसकी बीमारी कहाँ पर है, कहाँ उसको दिक्कत है। ऐसे ही बच्चे की कमियों का पता लगाया जाता है। ऑप्शन सी समायोजन में सहायता प्रदान करना, भई अगर समायोजन नहीं कर पा रहा बच्चा तो उसको सहायता प्रदान करी जाती है। तो परामर्श का उद्देश्य ये सभी के सभी हो जाएँगे, बच्चे को समझेंगे पहले, फिर उसकी कमियों का कारण का पता लगाएँगे, फिर उसको समायोजन में सहायता प्रदान करेंगे। तो ये सभी के सभी आपका परामर्श का उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है। यानी अभ्यास द्वारा सीखना क्या होता है? ऑप्शन ए व्यवहार, अभिप्रेरणा, बी व्यवहार, सी मूल प्रवृत्ति, या डी अंतर्नोद। तो देखिए इस अभ्यास द्वारा सीखना जो होता है वो आपका व्यवहार होता है। अभ्यास के द्वारा जो आप सीखेंगे वो आपका व्यवहार होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे कहाँ सीखते हैं? ऑप्शन ए घर में, बी विद्यालय में, सी समाज में, या डी प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण। तो देखिए बच्चे कहाँ सीखते हैं, आप खुद समझिए, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे या आपके घर में भी छोटे-छोटे बच्चे होंगे, तो उनको देख के आप रियल लाइफ में देखिए बच्चे कहाँ सीखते हैं। भाई बच्चे हर जगह सीखते हैं, हर क्षण सीखते हैं, कुछ ना कुछ। बच्चे क्या, आप भी बड़े लोग हो, आप भी कहीं न कहीं हर प्रत्येक स्थान पर कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, हर क्षण कुछ ना कुछ देखते हो तो कुछ सीखने को ही मिलता है। भई यहाँ ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। तो हर क्षण प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण हर स्थान पर सीखता ही है। तो ऑप्शन बिल्कुल डी सही होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए हल, बी स्किनर, सी पावलाव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुनर्वलन जो रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत था वो दिया था आपका हल ने, क्लार्क हल बोलते हैं, इनका पूरा नाम क्लार्क हल है। क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है। देखिए स्किनर भी पुनर्वलन से जुड़े हुए हैं। आपका कभी-कभी हल नहीं आता ऑप्शन में तो आप स्किनर लगा के आ सकते हैं, हल नहीं आए तब। लेकिन हल है ऑप्शन में तो आपको हल ही लगाना है, क्योंकि सबसे पहले पुनर्वलन का सिद्धांत हल ने ही दिया था। स्किनर ने तो केवल पुनर्वलन का प्रयोग करके अपना सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत का। पुनर्वलन का प्रयोग करके दिया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत आपका स्किनर ने दिया था। पावलाव ने कौन सा दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन। क्लासिकल कंडीशनिंग किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलाव ने। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर पुनर्वलन का सिद्धांत जो दिया था वो आपका क्लार्क हल ने दिया था। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अब कोहलर किससे संबंधित है इनमें से? ऑप्शन ए व्यक्तित्व के सिद्धांत, बी विकास के सिद्धांत, सी अभिप्रेरणा के सिद्धांत, या डी अधिगम के सिद्धांत। तो देखिए कोहलर महोदय थे, ये आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, सीखने के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। कैसे? देखिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, है ना? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसको सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं, और ये संपूर्णता पर कार्य करता है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे कोहलर आपका। तो इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है सूझ के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स?
और इन्होंने जो सूझ का सिद्धांत दिया था ये किस पर प्रयोग किया था? ये आपका किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था इन्होंने। उसमें चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कई बार पूछा गया है। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। ये आप याद कर लीजिए इसको। तो कोहलर का सिद्धांत आपका अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें और आप यूपी टेट को क्रैक करने में बिल्कुल सफल हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।